नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जहां दुनिया होर्मुज के छिड़े तनाव के आगे घुटने टेक रही थी, वहीं भारत ने अपनी धमक और कूटनीति से असंभव को संभव बनाकर दिखाया है। खाड़ी के खतरों को चीरकर भारत का एलपीजी टैंकर शिवालिक सुरक्षित भारत पहुंच चुका है और महज ये एक भारत जहाज पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि नए भारत की उस समुद्री ताकत का सबूत है जिसे देखकर आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। होर्मुज का रास्ता, जिसे आज दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग माना जाता है, चारों तरफ तनाव का बारूद और अनिश्चितता का माहौल, लेकिन इस खतरे के समंदर में भी भारत का परचम बुलंद रहा। भारत का एलपीजी टैंकर शिवालिक 4000 टन गैस के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य मुद्रा पोर्ट तक पहुंच गया है। इस मिशन की कामयाबी के पीछे थी भारत की अचूक सैन्य घेराबंदी। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकर्ण ने मॉरिशस के सीजीएस वैलियंट के साथ मिलकर शिवालिक को अभेद सुरक्षा कवच दिया। जब दुनिया के बाकी देश अपने जहाजों को लेकर चिंतित थे, तब भारतीय सेना का यह स्कॉट मिशन किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए तैनात रहा। फर्टिलाइजर की जहां तक सवाल है, देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस प्रकार की, जो हम एलपीजी की बात कर रहे हैं कि वहां पर पैनिक हो रहा है, इसमें कोई उस प्रकार की घबराहट की बात नहीं है। किसानों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले कई एक महीनों के लिए हमारे पास पर्याप्त उर्वरक हमारे पास है और देश की ऊर्जा सुरक्षा को, खाद्य सुरक्षा को एक पुख्ते ढंग से हम उसको आगे ले जाएंगे। कई एक सारे हमारे जहाज खाड़ी के क्षेत्र में अभी मौजूद हैं और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि करीब 22 जहाज, दो तो भारत की तरफ चल चुका है, 22 वहां जहाज हैं। हमारे तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि जो भी वहां सरकारें हैं उनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे ताकि जो हमारे जहाज है वहां पर उनका पारगमन हो सके, सुरक्षित रूप से पारगमन हो सके, ताकि हमारी अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूती मिले, उसको बल मिले। मैं एक बार यह भी दोहराना चाहूंगा कि हमारे लिए हमारे उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है और इसके लिए हम काम करते रहेंगे। शिपिंग मंत्रालय ने सफलता पर मोहर लगाते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जहाज की बर्थिंग और दस्तावेजीकरण पूरा कर लिया गया है। पारसी खाड़ी में अभी भी हमारे 22 जहाज और 611 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। जल्द ही उनको भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो 22 उनका ब्रेकअप इस प्रकार है, 6 हैं जो एलपीजी के हैं, एक एलएनजी है, टैंकर, एलएनजी टैंकर। शिप का नाम होता है एलपीजी कैरियर, एलएनजी कैरियर, दिस इज एलएनजी कैरियर। 4 are crude oil tankers, 1 is chemical and products tanker, 3 are container ships, 2 are bulk carriers, 1 is a dredger, एक empty ballast पे है और 3 dry dock में है। Empty ballast means there is no cargo, they are not actually carrying cargo, but they are there. Dry dock means they are under repair or some maintenance work. So this is a breakup of 22. 4000 टन एलपीजी की ये खेप न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती देगा, बल्कि देश की करोड़ों रसोई तक राहत पहुंचाएगा। ये जीत है उस कूटनीति की जिसने तेहरान के साथ संवाद के जरिए रास्ता निकाला और साबित किया कि संकट कितना भी बड़ा हो, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर आंच नहीं आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिनों से गैस की इमरजेंसी है। सिलेंडरों की कीमत की वजह से, किल्लत की वजह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई बड़े शहरों में हालात खराब हैं। कहीं गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतार है, तो कहीं घंटों इंतजार के बाद भी खाली सिलेंडर लेकर ही वापस लौटना पड़ रहा है। गैस संकट का असर सिर्फ रसोई घरों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के करीब 50,000 होटल और रेस्टोरेंट भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में होटल्स और ढाबों में पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जगहों पर खाने की दुकानें इंडक्शन, कुकटॉप और डीजल भट्टी पर निर्भर हैं। इंडक्शन, कुकटॉप और डीजल भट्टी की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। छोटे होटल्स और खाने के ठेलों को तो कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा।
सिलेंडर की वजह से दो दिन तो दुकान ही बंद कर रखी थी, तीसरे दिन दुकान खुली तो लकड़ी पे कहना चाय बनाना पड़ी। लकड़ी वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। पहले तो कहना था 800 रुपये 700 रुपये क्विंटल मिलती थी, आज कहना था 1000-1100 रुपये रेट कर दिए। कालाबाजारी हो रही है, दे ही नहीं रहे, सिलेंडर ही नहीं दे रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई जिलों में लोग गैस के विकल्प के तौर पर लकड़ी और कोयला खरीदने को मजबूर हैं। गैस एजेंसियों के बाहर भीड़, सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं समस्या क्या बताऊं, हमारा देश ना कतारों का देश बन गया है जब से पीएम मोदी ने कुर्सी संभाली है। कभी हम नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइन पर लगते हैं, कभी हम सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगते हैं। हमारा लाइनों में लगना ही जो है फ्यूचर तय करता है और हम इस देश की स्थिति को तय करता है। अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका ऐसा कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिलेंडर की समस्या इतनी है कि जगह जगह रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और जनता परेशान है। पहले नोटबंदी में लाइन लगाती थी, अब सिलेंडर के पीछे लाइन लगा रही, मगर 25 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता। होटलें अभी तक कुछ बंद मिली है और हम लोग भी कम से कम 2-3 हजार की टंकी भरवाए घर के लिए, तो होटल वालों की कह नहीं सकते कितने की टंकी भराएगी। होटल वालों को नहीं मिल रही, जब तक चल रही जब तक चलेगी, उसके बाद बंद कर देंगे और क्या करेंगे, तो लकड़ी यूज करेंगे। संकट तो बहुत बड़ा है भैया, गैस बगैर तो कुछ होता नहीं है। गैस बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं तो खाने का रोटी वोटी कैसे खाएंगे। प्रदेश के अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि गैस संकट अब सिर्फ सप्लाई की समस्या नहीं, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला बड़ा संकट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहते होर्मुज की लहरों में मची हलचल का असर दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुका है। देश की राजधानी का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां हजारों युवा यूपीएससी का सपना आंखों में संजोकर मेहनत की भट्टी में तपते हैं, आज वही छात्र रसोई की आग बुझाने के संकट से जूझ रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने यहां भी छात्रों के जीवन को अस्त व्यस्त किया है। हालात इतने विकट हैं कि पढ़ाई की किताबों के बीच अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक केतली खरीदने की होड़ मची हुई है। जो छात्र कल तक सिलेबस की चिंता में डूबे हुए थे, आज पेट की फिक्र कर रहे हैं। आखिर सपनों के इस इलाके में गैस का आपातकाल क्यों लगा है, एक रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रसोई के सामान बेचने वाली दुकानों पर इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक केटल की खरीद के लिए भीड़ लगी हुई है, जबकि चाय से लेकर रोटी तक के दाम बढ़ गए हैं। यूपीएससी का सपना लेकर आए छात्रों के सामने अब रोजमर्रा के खाने की चुनौती खड़ी हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में रहने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी इसी गली के उस तरफ मेरा घर है, मैं इधर ही रहता हूँ और मैं 7 महीनों से ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ। मेरा पूरी डिपेंडेंसी यहाँ पीछे एक तो मेस है, वहाँ पर है खाने के लिए। मेरा सुबह का नाश्ता उनके यहाँ होता है और 2 टाइम का खाना भी वहीं होता है। उन्होंने अपना नाश्ते का भी प्राइस बढ़ा दिया है। कितना परिवर्तन, पहले जो नाश्ता आपको सुबह मिल जाता था नॉर्मली, वो कितने का मिलता था? जी पहले मैं 30 रुपये में अपना नाश्ता खत्म हो जाता था मेरा सुबह मॉर्निंग में, लेकिन अब वही 30 रुपये का नाश्ता मेरे को डबल हो गया, 50-60 रुपये में हो जा रहा है नाश्ता सिर्फ। और जो 70 रुपये की मेरी थाली थी, जिसमें हमें रोटी मिलती थी, चावल मिलता था, 2 सब्जी मिलती, अब वही 70 रुपये की थाली अब आपको 110-120 से नीचे मिलेगी नहीं। गैस की किल्लत की वजह से खाना बनाना मुश्किल हो गया है। चाय से लेकर रोटी तक सब महंगा हो गया है। अगर यही हाल रहा तो हमें वापस घर जाना पड़ सकता है, ऐसा छात्रों का कहना है। आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर आए छात्र अब रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहे हैं। कई छात्र गैस खत्म होने के बाद इंडक्शन पर मैगी बनाकर काम चला रहे हैं। स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर कहा जाए तो देश के भविष्य हैं। सर आप भी तैयारी कर रहे हैं? यस सर। तैयारी अगर अच्छी हुई तो आप भी कहीं अधिकारी बनेंगे, लेकिन ये जो माहौल है, जिस तरह से एलपीजी की वजह से आप लोगों पे असर पड़ रहा है, कितना दिक्कत आ रही है आप लोगों? दिक्कत तो आ ही रही है, जैसे कि प्राइजेस थोड़ा 5 से 10 रुपये हर जगह पे बढ़ गया है, तो वो दिक्कत तो आ ही रही है। पर क्योंकि हमें पता है कि क्या रीजंस है क्यों प्राइजेस बढ़ रही है, तो वी आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग कि चलो ठीक है, ये हो रहा है तो होगा ही होगा। बिल्कुल, देखिए तमाम जो है छात्र हैं हमारे बीच, भविष्य हैं ये लोग। तैयारी किस तरह चल रही है आपकी? तैयारी तो बढ़िया चल रही है, लेकिन जो एलपीजी की दिक्कत है, चाय भी महंगा हो गया, नाश्ता भी महंगा हो गया, खाना भी महंगा हो गया, कितना असर पड़ रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जैसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो पेट ख़राब रह रहा है।
ये है जैसे कि तवा रोटी की जगह तंदूरी रोटी देने लगे हैं ये लोग, और हर चीज़ में प्राइस बढ़ रहा है तो काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, बजट लिमिटेड रहता है। अब प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के लिए कि जैसे तंदूरी रोटी, अब रोज़ रोज़ तो ये सब खाना नहीं, सेहत के लिए भी सही नहीं है और ये महंगा भी पड़ता है बच्चों के लिए, बजट लिमिटेड है, घर से ज़्यादा अपन पैसे मंगा भी नहीं सकते हैं एक लिमिट के बाद, तो प्रॉब्लम तो आती है। फास्ट लंच और डिनर सब महंगा हो गया है। यहाँ रहना अब मुश्किल लगने लगा है। गैस की किल्लत का असर सिर्फ छात्रों पर ही नहीं बल्कि इलाके के छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। गैस नहीं मिल रहा था, गैस नहीं है तो ब्लैक में क्या बातें हो रही हैं? ब्लैक में लेने नहीं चाहता हूँ। ईमानदारी से गैस मिल गया तो रेस्टोरेंट चलाऊंगा, नहीं तो बंद करूंगा। कब से बंद है आपका? 3 दिन से बंद है। अच्छा, ईमानदारी से चलाएंगे, अगर मिला तो ठीक है। ब्लैक में कितने का मिल रहा है? ब्लैक में 5000 6000 बोलता है, कितना का मिल रहा है पता नहीं, हम लोग किसी से पूछा भी नहीं। ब्लैक में हमारी ईमानदारी से गैस गुडाउन से मिल गया नंबर से, मैं रेस्टोरेंट चला सकता हूँ, नहीं तो बंद कर दो। नहीं तो बंद कर दूँ। देखिए, बंद कर देंगे नहीं, बंद है। अगर आज मैंने देखा कई बच्चे वापस गए। बच्चे भी बहुत अंकल खाना नहीं है, भूख लग रहा है, क्या करो बच्चे का। मैं मेरे को भी दुख हो रहा है, खाना नहीं दे तो दुख हो रहा है। गैस नहीं है, बंद करके रखा है, आ रहे हो वापस जा रहा है। एलपीजी की किल्लत के कारण खाने के अलावा चाय और नाश्ते की दुकानों पर भी असर दिख रहा है। बहुत अफरा तफरी मच रहा है। कोई टिफिन सेंटर किसी दिन बंद हो जाता है, कोई खाना नहीं दे पा रहा है डेली, कोई कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, आज खाना नहीं दे पाएंगे, आपको कल से दे पाएंगे। डेली कोई पराठे खाता है, कोई थाली कहीं पे खाता है, वो जाता है, उसको उस दिन पे नहीं मिलता है सिलेंडर, तो खाना नहीं मिल पा रहा है उसको। फ्रूट्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करके फ्रूट्स खा रहे हैं रूम पे या बाहर कहीं। फ्रूट भी ऑनलाइन जो ब्लिंकिट से आप बता रहे हैं उस पे भी कुछ महंगा हुआ है, उस पे भी टैक्स पड़ रहा है महंगा, डिलीवरी चार्ज लगा दे रहे हैं और प्राइजेस भी, हर एक चीज के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यही है कि अगर गैस की किल्लत और महंगाई का यही हाल रहा तो क्या देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र अपनी तैयारी जारी रख पाएंगे या उन्हें मजबूर होकर घर लौटना पड़ेगा। जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह का माहौल बना है, ये लगातार एक जो है बच्चों में भी जो भविष्य है उनके में अंदर भी डर और दहशत है कि आने वाला समय में अगर बेहतर नहीं हुआ तो हमें भी कहीं न कहीं घर वापस जाना पड़ेगा। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा मार्च की महीनों की घटनाओं से लगाया जा सकता है। मार्च के शुरुआती 15 दिन में ही राजधानी में एक के बाद एक कई सनसनीखेज वारदातें सामने आई। कहीं गोली मारकर हत्या हुई, कहीं चाकू से गोदकरियों की जान ले ली गई, कहीं मामूली विवाद में खूनी संघर्ष दिखा। कई मामलों में पीड़ितों की मौत हो चुकी है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। तारीख 4 मार्च 2026, जगह जहांगीरपुरी, दिल्ली। वारदात, युवक की गोली मारकर हत्या। 4 मार्च 2026 को उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी की। तारीख 5 मार्च 2026, जगह राजधानी दिल्ली। वारदात, होली के गुब्बारे को लेकर विवाद में हत्या। 5 मार्च को होली के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस हिंसा में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 8 मार्च को दिल्ली के बवाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक को चाकू से गोदकर बेरहमी से मार डाला। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में नशे को लेकर हुए विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। तारीख 10 मार्च 2026, जगह मंडावली, दिल्ली। वारदात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाश बरामद। 10 मार्च 2026 को मंडावली इलाके से लापता हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकाश का शव
झाड़ियों से बरामद हुआ। इस सनसनीखेज मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। तारीख 13 मार्च 2026, जगह वजीरपुर JJ कॉलोनी, दिल्ली। वारदात 45 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या। 13 मार्च को वजीरपुर की JJ कॉलोनी में भी हत्या की एक और वारदात सामने आई। यहां मामूली विवाद के बाद 45 साल के एक व्यक्ति को बेल्ट, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट कर मारा गया। मार्च के महज कुछ दिनों में ही राजधानी में सामने आई इन ताबड़तोड़ वारदातों ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले किस हद तक बुलंद है। लगातार हो रही हत्याओं और हिंसक घटनाओं ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च के शुरुआती 15 दिनों में ही देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि ज्यादातर मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिन मामलों में अभी तक अपराधी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। इच्छा मृत्यु सुनने में ये कानूनी शब्द लगता है, लेकिन जब एक मां अपने बेटे के लिए मौत मांगती है और एक नर्स उसे अंतिम विदा की राह की ओर अग्रसर करती है तो कलेजा तस्वीर देखकर फटने लगता है। हरीश दुनिया को छोड़ने और मौत की राह की ओर निकल चुका है। खबर लिखे जाने तक उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, लेकिन जाते जाते वो जो मंजर छोड़ के जा रहा है, उसने अस्पताल की दीवारों तक को रोने पर मजबूर कर दिया। बेड पर लेटा हरीश, बहुत कुछ कहने की चाह, टिमटिमाती आंखें। हरीश को बहुत कुछ कहना था। जो लोग उससे बात कर रहे थे उनको जवाब देना था, लेकिन हालात ऐसी कि मुंह से कुछ ना निकल पा रहा। 13 साल ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। 13 साल तक एक बेड पर बेजान पड़े रहना, ना बोल पाना, ना हिल पाना। हरीश के लिए उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उसे विदा करने का वक्त आया और उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया गया। खबर लिखे जाने तक हरीश अपनी अंतिम राह पर निकल चुका था। अस्पताल के उस कमरे में मौत नहीं, बल्कि सुकून का एहसास है। इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा वो था जब ड्यूटी पर तैनात नर्स ने हरीश के सूखे होठों को पानी से भिगोया। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। नर्स ने हरीश के कान में झुककर वो शब्द कहे जो शायद इस सदी के सबसे भारी शब्द थे। हरीश, अब जाने का वक्त आ गया है। सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। अब आराम करो। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? अपने बेटे के लिए शब्द सुनकर हरीश के मां और बाप अपने आंखों में आंसू नहीं रोक पाए, लेकिन जो 13 सालों से हरीश ने दर्द सहा था, उसके लिए मां बाप चाह रहे थे कि हरीश को मुक्ति मिले। किसी भी स्टेज में पेशेंट आए उसको कंफर्टेबल बनाने का उसका काम होता है, कंफर्ट केयर देने का, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम कोई उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलेटिव केयर फिजिशियन होता है, वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे। कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयाँ देके।
जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन दे के एंड को हैसन करते हैं, वो पैलेटिव केयर नहीं करता। पैलेटिव केयर और यूथेनेसिया दो अलग अलग टर्म्स हैं। नर्स के उन शब्दों के बाद हरीश की पथराई आंखों में शायद आखिरी बार कोई हलचल हुई या ना हुई, लेकिन वहां मौजूद हर डॉक्टर, हर स्टाफ की आंखें नम थी। पानी की वो चंद बूंदें और माफ कर देना की वो गुहार। हरीश ने दुनिया के सारे हिसाब बराबर किए और खामोशी से अनंत की यात्रा पर निकल गए। चलिए बताते हैं कि हरीश राणा को आखिर हुआ क्या था, आखिर दिक्कत क्या थी, आखिर एक हंसता खेलता हरीश इस बेड पर क्यों चुपचाप सालों से लेटा हुआ है। हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे का शिकार हुए। चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश की स्थिति खराब हुई। 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे हरीश राणा। हरीश बिस्तर पर पड़ा रहता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हरीश राणा की ट्यूब के सहारे सांसें चल रही थी। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। 11 मार्च 2026 को कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के लिए अनुमति दी। एम्स में पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटाना शुरू किया। हरीश राणा की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। परिवार ने अंगदान का फैसला किया ताकि दूसरों को जीवन दान मिले। हरीश के पिता अशोक राणा और मां ने स्पष्ट कहा है कि जो भी अंग अभी कार्यशील हैं, उन्हें दान किया जाएगा ताकि जरूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिल सके। अंगदान की प्रक्रिया मौत के बाद शुरू होगी। एम्स की टीम पहले अंगों की जांच करेगी कि कौन कौन से दान के योग्य हैं, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, कार्निया और संभवतः हार्ट। अगर कंडीशन सही हो, एक रिपोर्ट के अनुसार हरीश के अंगों से 4-5 लोगों को जीवन मिल सकता है, जैसे 2 किडनी 2 लोगों को, लीवर 1 व्यक्ति को, लंग्स 1 या 2 को, कार्निया 2 लोगों की आंखों की रोशनी। हरीश के अंग एम्स दिल्ली से जरूरतमंद रिसीवरों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फैसला परिवार की बहुत बड़ी इंसानी मिसाल है कि 13 साल की पीड़ा के बाद भी वो दूसरों के लिए जीवन देने का संकल्प ले रहे हैं। हरीश की मौत कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु कहलाएगी, लेकिन मानवीय रूप से यह एक करुणा थी, एक ऐसी विदाई जहां मौत पर दुख कम और उसके दर्द के खत्म होने का सुकून ज्यादा था। नर्स का वो आखिरी संवाद हमें सिखा गया कि अंत में सिर्फ क्षमा बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।